और अपनी माँ से आज ही जाकर कहना, अपने माँ पिता का नाम का रोशन करना और अपने माँ से आज ही जाकर कहना कि माँ तू सपने बड़े देखना, ठीक है, तुम सपने बड़े देखना। इसके ऊपर कहना है कि तेरे पसीने का हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने के हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े ऊंचे देखना, पूरे करके मैं दिखाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखाऊंगा। तेरे पसीने के हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बहुत बड़े देखना, उसको पूरा करके मैं दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप लोगों को हमारे ग्रुप डी के महासंग्राम बैच में आप लोगों का स्वागत है। और आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले हमने ग्रुप डी महासंग्राम बैच का पहले क्लास का जो पहला वीडियो था दोस्तों, उसे अपलोड कर दिए हैं। और आप लोगों ने जिस तरीके से जितना प्यार दिया उस वीडियो पे, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग उस वीडियो के तरह ही ये भी वीडियो को आप लोग प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे और प्यार और आशीर्वाद के साथ आप इसे भी कंप्लीट करेंगे, ताकि आने वाला जो हमारा आगामी जो परीक्षा है ग्रुप डी का, उसे आप लोग हर हाल में क्लियर कर सके। तो हमारी कोशिश यही है दोस्तों, हमारी कोशिश ये नहीं है कि आपको हम काबिल बना दे, क्योंकि मैं खुद ही काबिल नहीं हूँ और इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता है दोस्तों। हर किसी के पास कुछ ना कुछ कमी होता है दोस्तों। लेकिन बात यह है कि कुछ इंसान है जो अपनी कमियों को महसूस करके नीचे चला जाता है, और कुछ इंसान है जो अपनी कमियों को अपना ताकत बना लेता है, अपनी जो कमजोरी है उसको ताकत बना लेता है और वो आगे मेहनत करता है और मेहनत के बल पे वो हर कामयाबी को हासिल करता है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हर इंसान में कमी है, आपके अंदर भी कमी है, हमारे अंदर भी कमी है। तो आप अपनी कमी के कारण टेंशन में मत हो जाए, चिंता में मत हो जाए कि हम कमज़ोर हैं, हम कभी एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, या फिर ये जो तैयारी है हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर ये कमी है तो उस कमी को दूर करने की कोशिश करें, और इसके लिए हमें आप लोग अपना प्रेरणादायक स्रोत माने, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समय समय पे मोटिवेट भी करें, और साथ ही ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आने वाले हर एक वो टॉपिक आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा मात्रा में सवाल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज का अपना सेकेंड क्लास, सेट नंबर 2। इससे पहले हमारा सेट 1 जारी हो चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सेट नंबर 1 को उठाइए और उसे देखें, क्योंकि सेट नंबर 1 में हमने पूरे 20 प्रश्नों का डिस्कस किया था। और उस दिन हमने यह सुनिश्चित भी किया था कि आने वाले हर दिन आपको 20-20 प्रश्नों का सेट दिया जाएगा। उस 20 प्रश्न में करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और जनरल साइंस का भी प्रश्न होगा दोस्तों, जो कि ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो उसी को नजर में रखते हुए ये सेट को भी तैयार किया गया है। हालांकि ये सेट में साइंस की प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी और करेंट अफेयर्स की ज्यादा होगी, और यही जो सिलेबस है दोस्तों वो है हमारे आगामी परीक्षा ग्रुप डी का सिलेबस। ग्रुप डी में आपको सबसे ज्यादा साइंस पूछा जाता है, इसीलिए ये जो सेट है, सेट नंबर 2, उसमें साइंस की संख्या हमने ज्यादा बढ़ा दिया है। तो देखिए क्या हमारा प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न का डिस्कशन से आप लोग क्या सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपना पहले प्रश्न से इस सेशन को। प्रश्न है दोस्तों कि मास्ट ग्रंथि स्रावित करता है। मास्ट ग्रंथि, मास्ट जो ग्रंथि नहीं, मास्ट कोशिका, मास्ट कोशिका क्या स्रावित करती है? मास्ट कोशिका क्या स्रावित करती है दोस्तों? ये ऑप्शन में से बताना है आपको, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, डी सभी। आपको बता दें दोस्तों कि मास्ट जो कोशिका है ये सेरोटोनिन का उत्सर्जन करता है। मास्ट कोशिका क्या स्रावित करता है? तो सेरोटोनिन का। अच्छा, हेपेरिन की बात करें तो ये क्या करता है? ये रक्त को थक्का बनने नहीं देता है। हेपेरिन के कारण ही रक्त थक्का नहीं बना पाता है। और हिस्टामिन की बात करें तो यह एक प्रकार के क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार के प्रोटीन है। यह क्या है दोस्तों? प्रोटीन है। तो आप लोग 3 बातें जाने कि मास्ट कोशिका है जो उत्सर्जित करता है सेरोटोनिन का, और
हिपेरिन की बात करें तो यह रक्त को थक्का बनने नहीं देता है, और हिस्टामिन की बात करें तो ये एक क्या है दोस्तों, एक प्रकार का प्रोटीन है। तो इस प्रकार पहले नंबर जो प्रश्न है कि मास्ट कोशिका स्रावित करती है, तो उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, मास्ट कोशिका उत्सर्जित करता है सेरोटोनिन का। अच्छा चलिए सेकंड प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा सेकंड प्रश्न क्या कहता है, इसके ओर कहता है हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है? हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन दूसरे नंबर हमारा प्रश्न ये है, दूसरे नंबर का ऑप्शन दिया गया है। प्रश्न है हमारा दोस्तों कि हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है, यानी हीमोग्लोबिन किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो आपको बता दें ये ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी वसा, सी लोहा और डी खनिज। अगर हीमोग्लोबिन की बात किया जाए दोस्तों, जहां पे भी हीमोग्लोबिन की बात किया जाए तो वहां पे मारना है आपका ऑप्शन खटाक से लोहा। लोहा के कारण ही हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है। हीमोग्लोबिन किसके द्वारा प्राप्त होता है? लोहा के द्वारा ही हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है। कैल्शियम की बात करें दोस्तों तो ये हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में। वसा के बारे में आप लोग जानते हैं, ये फैट है जिससे लोग मोटा जाता है। जैसे तेल वाला जो सामान होता है, तले हुए पदार्थ ज़्यादा खाने से लोगों के शरीर में चर्बी छा जाता है, अर्थात वो फैटी हो जाता है। और खनिज तो आप लोग जानते हैं। तो सेकंड नंबर प्रश्न का हमारा जो आंसर हो गया दोस्तों, प्रश्न था हमारा कि हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है। हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति संबंधित है लोहा से। लोहा से हीमोग्लोबिन प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? हृदय, फेफड़ा, किडनी, आंत। आपको बताना है दोस्तों कौन करता है। दोस्तों मानव शरीर में रक्त को साफ करने का काम कौन करता है? मानव शरीर में रक्त को साफ करने का काम कौन करता है? ऑप्शन ए है हृदय, बी है फेफड़ा, सी है किडनी और डी है आंत। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मानव शरीर में फेफड़ा है, ये किडनी जो है वो क्या करता है? रक्त को साफ करता है। अगर हम बात करें दोस्तों फेफड़ा का, तो फेफड़ा क्या करता है? तो ये दोस्तों क्या करता है? प्यूरिफिकेशन करता है। प्यूरिफिकेशन कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये रक्त में O2 को मिलाकर शुद्ध करता है। ये रक्त में ऑक्सीजन को जोड़कर शुद्ध करता है। फेफड़ा क्या करता है? प्यूरिफिकेशन का काम करता है। प्यूरिफिकेशन में क्या होता है दोस्तों कि ये रक्त में ऑक्सीजन को जोड़कर, ऑक्सीजन को मिलाकर उसको साफ करता है। अगर हम हृदय की बात कर ले दोस्तों, तो हृदय क्या करता है? तो ये है जो फिल्ट्रेशन करता है। हृदय क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है। फिल्ट्रेशन करने का कार्य कौन करता है? तो हृदय करता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है दोस्तों? अर्थात ये क्या करता है? अर्थात ये रक्त को छान कर शुद्ध करता है। ये रक्त को क्या करता है? छान कर शुद्ध करता है। जबकि फेफड़ा है जो प्यूरिफिकेशन करता है, यानी रक्त में ऑक्सीजन को मिलाकर शुद्ध करता है। और रक्त को साफ कौन करता है दोस्तों? तो पूरी तरीके से रक्त को साफ करता है किडनी। तो हमारा प्रश्न यही था दोस्तों, क्या था कि मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है किडनी। हृदय है जो फिल्ट्रेशन करता है। फिल्ट्रेशन मतलब होता है छानना। जैसे हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लोगों को घर में नल वगैरह होता है तो उसमें फिल्टर लगा दिया जाता है ताकि जो पानी वो नीचे से निकले। जब मोटर वगैरह गड़ाया जाता है तो क्या होता है, उसमें फिल्टर लगाया जाता है, जो कि एक चाय छानने वाला जो चाय छन्नी होता है उस टाइप का होता है। उससे क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, उसको फिल्टर हम लोग कहते हैं। वो क्या करता है? छानने का काम करता है। तो उसी तरीके से हृदय क्या करता है? हृदय है जो रक्त को छानता है और छान कर उसको शुद्ध बनाता है। जबकि फेफड़ा है ये क्या करता है? प्यूरिफिकेशन करता है। प्यूरिफिकेशन में क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन मिलाकर उसको शुद्ध करता है। और रक्त को साफ करने का कार्य करता है किडनी। तो ये हो गया दोस्तों। अब हमारा चौथा प्रश्न क्या कहता है, इसके ओर जरा गौर करते हैं। चौथा प्रश्न कहता है कि एरियोलर उत्तक जोड़ता है। कौन सा उत्तक है दोस्तों? एरियोलर उत्तक। एरियोलर उत्तक जोड़ता है, किसको जोड़ता है? दो अस्थियों को, पेशियों तथा अस्थियों को, पेशियों एवं उनके यौगिकों को, और नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी एरियोलर जो उत्तक है वो निम्न में से किसे जोड़ता है? आपको कमेंट में बताना है कि एरियोलर जो उत्तक है वो निम्न में से किसे जोड़ता है। ठीक है,
निम्न में से किसे जोड़ता है? आपको बता दें दोस्तों कि एरियोलर जो ऊतक है वो पेशियों एवं उनके यौगिकों को जोड़ता है। एरियोलर जो ऊतक है वो क्या करता है? पेशियों एवं उनके यौगिकों को जोड़ता है। और दो अस्थियों को जोड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं दोस्तों? दो अस्थियों को जोड़ने के लिए हम लोग लिगामेंट का उपयोग करते हैं। दो अस्थियों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? लिगामेंट का उपयोग हम लोग करते हैं। लिगामेंट का हम उपयोग करते हैं दो अस्थियों को जोड़ने में, अर्थात दो हड्डी को हमको जोड़ना है तो उसमें हम किसका उपयोग करेंगे? लिगामेंट का। और एरियोलर ऊतक किसको जोड़ता है? पेशियों एवं उनके यौगिकों को। अच्छा, अगर हमको पेशी तथा अस्थियों को जोड़ना है तो हम किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? तो हम इसमें टेडॉन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? टेडॉन का। इस प्रकार हमने क्या जाना कि अगर हमें दो अस्थियों को जोड़ना है तो उसमें हम लिगामेंट का उपयोग करते हैं, और पेशी तथा अस्थियों को हमें जोड़ना है तो उसमें टेडॉन का। एक है लिगामेंट, लिगामेंट में दो हड्डी को ज्वाइंट किया जा सकता है लिगामेंट के द्वारा, और पेशी और हड्डी को जोड़ना है, यानी हमारी जो मांसपेशियां हैं और जो हड्डियां हैं उसको अगर जोड़ना है तो उसमें हम टेडॉन का प्रयोग करते हैं। जबकि एरियोलर जो ऊतक है वो किसको जोड़ता है? तो पेशी होता है उसको, और पेशी का जो यौगिक होता है उसको जोड़ने का काम करता है दोस्तों। पांचवा हमारा प्रश्न कहता है दोस्तों कि तंत्रिका को घेरने वाले संयोजी ऊतक की मोटी परत कहलाती है। तंत्रिका का जो घेरने वाले जो संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक की जो मोटी परत होती है उसको क्या कहते हैं? तंत्रिका को घेरने वाले संयोजी ऊतक की मोटी परत कहलाती है। ऑप्शन ए है न्यूरिलेमा, एंडोन्यूरियम और एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम। क्या कहलाता है दोस्तों? आपको बताना है जल्दी से कि जो तंत्रिका जो कोशिका होता है, क्या होता है दोस्तों? तंत्रिका को घेरने वाले जो संयोजी ऊतक की जो मोटी परत होती है वो क्या कहलाती है? आपको जल्दी से बताना है, ठीक है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, एपिन्यूरियम कहलाता है। बाकी जो इसका जो ऑप्शन है वो कोई खास नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करते हैं। हम अपने छठे प्रश्नों की ओर आते हैं। हमारा छठा प्रश्न कहता है कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी है एक अच्छी। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक अच्छी क्या है? अवरोधक है, चालक है, अर्धचालक है या फिर प्रवैद्युत है। तो आपको बता दें दोस्तों कि पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है इसलिए क्योंकि पृथ्वी एक अच्छी क्या है? चालक है। अगर हम पृथ्वी का विभव की बात करें, विभव की बात करें, देखिए पृथ्वी का विभव की बात करें तो वो होता है शून्य होता है, ठीक है। पृथ्वी का विभव जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। लेकिन अगर हम पृथ्वी की धारिता की बात करें, पृथ्वी की धारिता की बात करें तो वो होता है इनफाइनाइट। अब देखिए शून्य और इनफाइनाइट में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं चलता कि विभव शून्य होता है कि धारिता शून्य होता है। तो यहाँ पे देखिए विभव जो होता है इसमें जीरो है, और भ में भी यहाँ पे जीरो है, और व में भी जीरो है। तो जिसमें सब में जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा। जीरो 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 से जीरो हो गया। धारिता में एक भी जीरो नहीं है, इसीलिए ये इनफाइनाइट हो गया। अर्थात पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है, उसकी धारिता तो जो होता है इनफाइनाइट होता है। प्रवैद्युत की बात करें दोस्तों तो ये कुचालता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कुचालता को दर्शाता है प्रवैद्युत। दोस्तों वो न्यूमेरिकल से लिया गया है। प्रश्न कहता है दोस्तों, क्या कहता है? प्रश्न को जरा पढ़ते हैं। प्रश्न हमारा कहता है कि एक संधारित्र को 200 वोल्ट के विभवांतर द्वारा आवेशित किया जाता है तथा इस पर आवेश 0.1 कूलॉम है। अनावेशित करने पर यह कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा? एक संधारित्र है दोस्तों, उसको 200 वोल्ट के विभवांतर पे क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है तथा इस पर आवेश 0.1 कूलॉम है। अनावेशित करने पर यह कितनी ऊर्जा मुक्त करेगी, अर्थात आपको ऊर्जा कितना ये मुक्त करेगी ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आप ये कैसे बनाएंगे इसको दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा पूछ रहा है। ऊर्जा कहने का मतलब होता है कि एनर्जी जो होता है वो आपसे निकालने की बात किया जा रहा है। तो ऊर्जा बराबर होता है हाफ इंटू सी भी स्क्वायर होता है। हाफ इंटू सी भी स्क्वायर को हम 1/2 और सी को हम क्यू बाई भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सी बराबर होता है दोस्तों भी क्यू होता है। सी बराबर क्या होता है? सी बराबर क्या होता है? भी क्यू होता है यहाँ पे, ठीक है। सी बराबर क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे सी बराबर होता है क्यू बाई भी, सॉरी क्या होता है? क्यू बाई भी होता है। सी बराबर होता है क्यू बाई भी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो सी बराबर क्यू बाई भी हो गया,
ठीक है, और इनटू में यहाँ पे हो गया v स्क्वायर। आपको 1/2 और q/v का मान आपको दिया गया है। आपको कितना दिया गया है दोस्तों? 0.1 दिया गया है और v का भी मान 200 दिया गया है। इसको आप सॉल्व करोगे कैसे होगा? ये 1/2 हो गया, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे आ गया ये कितना दोस्तों? 1 हो गया, ये 1/10 हो गया, गुना में हो गया 200। यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 दहे के कितना हो गया दोस्तों? 20 हो गया, अर्थात 10 जूल का ऊर्जा मुक्त करेगी। कितना जूल का ऊर्जा मुक्त करेगी दोस्तों? 10 जूल का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। 8वां नंबर हमारा प्रश्न कह रहा कि गरम सूप स्वादिष्ट लगता है। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है। आपको बताना है कि गरम सूप जो है वो स्वादिष्ट लगता है। क्यों लगता है? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण, श्यानता अधिक होने के कारण, या फिर सभी। आपको बता दें दोस्तों कि गरम सूप ही नहीं बल्कि गरम कोई भी चीज़ जो होता है हमें स्वादिष्ट इसलिए लगता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव जो होता है कम होता है। अर्थात पृष्ठ तनाव कम होने के कारण हमें गरम जो सूप होता है वो स्वादिष्ट लगता है। पृष्ठ तनाव सबसे अधिक किसका होता है? सबसे अधिक बात करें पृष्ठ तनाव में तो मधु का होता है सबसे अधिक। उससे कम किसका होता है? पानी का। और उससे कम किसका? मधु मतलब होता है दोस्तों मीठा। मीठा जो होता है ना उसका पृष्ठ तनाव सबसे क्या होता है? अधिक होता है। पानी का पृष्ठ तनाव मीठा से थोड़ा सा कम होता है। लेकिन सबसे कम किसका होता है दोस्तों? तो सबसे कम होता है केरोसिन का। सबसे कम किसका होता है? केरोसिन का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पृष्ठ तनाव सबसे अधिक किसका होता है? तो मधु का। उससे कम किसका? पानी का। सबसे कम केरोसिन जो तेल होता है पृष्ठ तनाव उसका बहुत कम होता है। अब ये पृष्ठ तनाव कम होता है कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि जब हम कोई भी चीज़ गर्म खाते हैं तो हम अपने मुंह में सबसे पहले उसको डालते हैं, मुंह के द्वारा ही खाते हैं। तो क्या होता है कि गर्म पदार्थ होता है जो हमारे लार को क्या कर देता है? गर्म कर देता है। जब लार गर्म होता है ना तो वो पतला हो जाता है। पतला होता है तो वो पूरा फैल जाता है। उसका फैल जाता है, इसका मतलब उसका पृष्ठ तनाव जो होता है वो क्या हो जाता है? कम जाता है। जब उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा यानी लार है जो पतला हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण हमें जो क्या होता है? सूप जो होता है वो स्वादिष्ट लगता है। कैसा सूप दोस्तों? गरम सूप। इसीलिए कोई भी चीज़ों का अगर आनंद लेना है तो आप गरम गरम खाएं। इसीलिए कहा जाता है कि गरम चीज़ खाएं, गरम खाना खाएं, ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और जो प्रश्न कह रहा कहता 2 भिन्न भिन्न व्यास की केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होता है? किसी 2 भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन ए है दोनों केश नलियों में बराबर होगा, अधिक व्यास की केश नली में अधिक होगा, कम व्यास की केश नली में अधिक होगा, या फिर NOT नॉन ऑफ दीज, इनमें से सभी। क्या हो सकता है? बताइए कि 2 भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाते हैं तो उस पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगी? द्रव की ऊंचाई पूछा जा रहा है दोस्तों, अर्थात यहाँ पे आपसे एच का जिक्र किया जा रहा, हाइट पूछा जा रहा है दोस्तों। तो H बराबर आपको एक फार्मूला याद रखना है कि H बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है 2t cos थीटा बटा में क्या होता है दोस्तों? RdG। जहाँ H जो है वो क्या है? द्रव की चढ़ान या उतारण है। ठीक है, उतरान है यानी द्रव कितना ऊंचा चढ़ा या फिर कितना नीचे गया, ये हो गया। ठीक है, तो द्रव की चढ़ान या उतारण हो गया, क्या हो गया? H हो गया। अच्छा, H की बात अगर हम R की बात करें, R तो आपका त्रिज्या हो गया। अगर हम D की बात करें तो D होता है घनत्व होता है। ठीक है, और अगर हम G की बात करें तो G हो गया गुरुत्वीय त्वरण हो गया। गुरुत्वीय क्या हो गया दोस्तों? त्वरण हो गया। गुरुत्वीय त्वरण हो गया G। अगर हम T की बात करें तो T जो हो गया वो हो गया पृष्ठ तनाव हो गया। अगर हम थीटा की बात करें तो ये हो गया दोस्तों स्पर्श कोण हो गया। तो आपसे प्रश्न किया जा रहा था कि जिसका जो चढ़ान है उतारण है ये क्या होगा? दोनों केश नलियों में बराबर होगा कि अधिक व्यास की केश नली में अधिक होगा कि कम व्यास की केश नली में क्या होगा? अधिक होगा। तो
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच यहाँ है और त्रिज्या यहाँ है, अर्थात जब त्रिज्या कम होगी तो उसकी ऊंचाई क्या होगी दोस्तों, अधिक होगी। यानी कम व्यास की केश नली में जो द्रव की जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी, अधिक होगी। यहाँ से देखिए त्रिज्या है जो कम है और ऊंचाई अधिक है, अर्थात दोनों द्रव का जो कम व्यास होगा, कम व्यास की केश नली में दोनों द्रवों में से जो द्रव का व्यास कम होगा उसकी केश नली में जो ऊंचाई है वो क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी है जो क्या है, राइट आंसर है। ये देखिए हमारा 10 नंबर जो प्रश्न है वो फिर से आ गया, किसका, न्यूमेरिकल का। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे हम लोग, कौन सा न्यूमेरिकल है, पहले प्रश्न को जरा पढ़ते हैं। पहले हमारा प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों कि 2 एम्पियर की धारा 50 ओम प्रतिरोध से 1 मिनट प्रवाहित होती है। यानी 2 एम्पियर की जो धारा है ना, 2 एम्पियर की जो धारा है वो क्या होता है दोस्तों, 2 एम्पियर की धारा 50 ओम, ठीक है, 50 ओम प्रतिरोध से 1 मिनट दिया गया, समय भी दिया गया, प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है कि तो इसकी प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि क्या पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है, हमको दिया क्या दिया गया है, सबसे पहले तो आई हमको दिया गया है, आई हमको दिया गया, आई कितना है 2 एम्पियर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपको आर भी दिया गया है, प्रतिरोध 50 ओम दिया है। उसके बाद आपको और क्या क्या दिया है, टी भी दिया है, 1 मिनट हो गया। 1 मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो ये 60 सेकंड आपका समय भी हो गया, ठीक है। आपको निकालना है H बराबर वाट, H बराबर वाट निकालना। अब सबसे पहले इतना तो आपको ये दिया गया है। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे इधर कि H बराबर होता क्या क्या है, H बराबर कितना फार्मूला होता है ये जानिए। H बराबर कितना फार्मूला होता है पहले आप ये जानें। एक तो H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, एक H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, और एक H बराबर होता है वी स्क्वायर बटा में आर इंटू टी, और एक H बराबर होता है वी टी आई, वी आई टी, यानी V गुने आई गुने टी होता है, ठीक है। और एक H बराबर होता है कितना होता है दोस्तों, पी टी, ठीक है, आई पी टी। एक H बराबर होता है आई पी टी, सॉरी पी टी। तो H बराबर इतने फार्मूले आपको माइंड में रखना है। एक तो H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, और एक H बराबर होता है वी स्क्वायर बटा आर इंटू टी, और एक H बराबर होता है वी आई टी, और एक H बराबर होता है पी टी। अब जो फार्मूला यहाँ पे सेट हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखिए आई हमको पता है, आर पता है, टी पता है, तो आई आर टी तो पहले फार्मूला में ही पता चल रहा है, तो ये फार्मूला लगा दीजिए आई स्क्वायर आर टी। तो H बराबर यहाँ पे लिख दीजिए आई स्क्वायर आर टी। आई का मान यहाँ पे दिया गया 2, आई का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। उसके बाद आर है, आर आपको दिया गया 50, और इंटू टी, टी भी आपको दिया गया 60 है ना। ये हो गया कितना, 2 2 गुने 4 और 50 गुने 6, ये कितना हो गया दोस्तों। इसको जब आप सॉल्व करोगे 50 चौके कितना हो गया 200, और 200 गुने 60 करेंगे ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 12,000 हो जाएगा, और 12 जूल राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करेंगे। 11 नंबर हमारा प्रश्न कहता है, क्या कहता है प्रश्न हमारा, कि 4 किलोग्राम व 5 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंडों पर समान बल कार्यरत है। यदि हल्के पिंड का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तब भारी पिंड का त्वरण क्या है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 2 गो वस्तु है, एक है 4 केजी द्रव्यमान का और दूसरा है 5 केजी द्रव्यमान का। ये 2 वस्तु है और दोनों पिंडों पर जो बल है वो समान है। बल को बोलते हैं फोर्स, यानी इसका भी बल F है और इसका भी बल F है। लेकिन यहाँ पे कह रहा कि यदि हल्के पिंड का, तो हल्का पिंड यानी 4 केजी का ये है और ये 5 केजी का है, दोनों में से हल्का कौन है, तो हल्का तो ये है। इसका कहता त्वरण 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण है। इसका त्वरण आपको निकालने के लिए बोल रहा है, यानी दूसरी वस्तु का जो भारी वस्तु है 5 केजी द्रव्यमान वाला, इसका त्वरण अर्थात ए आपको निकालना है। कैसे निकलेगा दोस्तों, इसको बनाइए जल्दी से।
कैसे होगा, देखिए यहाँ पे दोनों का जो एफ है वो क्या है, बराबर है। जब दोनों का एफ बराबर होगा तो यहाँ पे ये m1 और a2 बराबर में क्या हो जाएगा, m2 बराबर में a2। यहाँ पे देखिए m1 कितना है, 4 है, इंटू a1 कितना है, 2। a1 कहने का मतलब है कि पहले वस्तु का प्रतिरोध तो 2 है। m2 कितना है, 5 kg है। a2 पता है, नहीं पता है, तो यहाँ पे a2 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये कितना हो गया, 4 दूनी के 8 बराबर में 5a2, इसलिए a2 बराबर में कितना हो गया, 8/5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो ये आप नोट करेंगे, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना। प्रश्न था कि दो वस्तु है जिसका द्रव्यमान है, जो एक वस्तु का 4 kg है और दूसरे वस्तु का 5 kg है। यदि एक वस्तु का जो त्वरण है, यानी हल्के वस्तु का जो त्वरण है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, और भारी वस्तु का जो त्वरण है वो आपको निकालने के लिए बोल रहा था। दोनों वस्तु के ऊपर जो बल लगाया जा रहा था वो दोनों सेम बल लगाया जा रहा था। इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 12वां प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में कौन सा बहुलक है, इसमें से कौन सा बहुलक है, बहुलक इसमें कौन सा है, ठीक है, इनमें से कौन सा बहुलक है। बहुलक की बात करें दोस्तों तो कार्बो जो मोम है वो बहुलक है। कार्बोमोम है जो वो क्या है दोस्तों, बहुलक है। कार्बोमोम है जो क्या है, बहुलक है। अगर हम कार्नोवा मोम की बात करें तो इस कार्नोवा मोम की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है गाड़ी साफ करने वाले वस्तु बनाने में। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो गाड़ी साफ करने वाले वस्तु बनाने में कार्नोवा मोम का उपयोग किया जाता है। अगर हम पैराफिन मोम की बात करें तो पैराफिन मोम जिसको हम लोग जलाते हैं तो वो होता है पैराफिन मोम। इसको क्या कहते हैं, जलाने वाले जो मोम होता है, जिसको मोमबत्ती हम लोग दीपावली में जलाते हैं, तो जलाने वाले जो मोम होता है उसको हम कहते हैं पैराफिन मोम, ठीक है। कार्नोवा मोम से क्या होता है, इससे क्या होता है, गाड़ी को साफ करने वाले वस्तु बनाया जाता है। और कार्बोमोम जो होता है वो एक प्रकार के क्या है दोस्तों, पदार्थ बहुलक होता है। और हाइड्रोक्लोरीसेन की बात करें, हाइड्राक्लीसेन की बात करें तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन का जमा होना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जमा होना, हाइड्रोजन का जमा होना क्या कहलाता है, हाइड्राक्लीसेन। हाइड्राक्लीसेन क्या होता है, हाइड्रोजन का जमा होना, ठीक। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसकी ओर जरा गौर करते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि प्रयोगशाला में बनाई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सांद्र H2SO4 के बीच से गुजारी जाती है, क्यों। प्रयोगशाला में हमारा 13 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रयोगशाला में बनाई जाने वाली जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है वो सांद्र H2SO4 के बीच से गुजारी जाती है, क्यों। यानी प्रयोगशाला में जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया जाता है, उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा गुजारा जाता है, क्यों। आपको बताना है जल्दी से कि क्यों गुजारा जाता है उसको। तो एक बात आपको बता दें, क्योंकि जो उसकी आर्द्रता होती है, आर्द्रता की जो मात्रा होती है उसको हटाने के लिए, यानी HCl को प्रयोगशाला में H2SO4 के से होकर गुजारा जाता है, इसलिए क्योंकि HCl में जो आर्द्रता की जो मात्रा होती है उसको कम करने के लिए उसको H2SO4 से होकर गुजारी जाती है। HCl की बात करें तो वनली ये पेट के अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में पाए जाने वाले जो अम्ल है वो कौन है, HCl है, जबकि H2SO4 को कहा जाता है अम्ल राज के नाम से जाना जाता है। अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। और ये कहाँ पे पाया जाता है, कार की जो बैटरी वगैरह होता है उसमें पाया जाता है। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी कहते हैं। और ये एक प्रकार के क्या होता है, अमाशय में पाया जाने वाला होता है। अमाशय में पाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गैस नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये हो गया इसका आर्द्रता की मात्रा हटाने के लिए। 14 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि आँख की जो रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है, मान लिया कि ये आँख है, आँख की जो रेटिना है, रेटिना पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो किसका समानुपाती होता है,
वस्तु के आकार के वर्ग का, वस्तु के आकार के वर्गमूल का, वस्तु के आकार अब बट्टा में प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बट्टा में वस्तु का आकार। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा -v/u होता है। v कहने का मतलब होता है प्रतिबिंब का आकार और बटा में वस्तु, वस्तु को हम u से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब को v से डिनोट करते हैं। तो प्रतिबिंब का आकार बटा में वस्तु का आकार होता है। मानव रेटिना पे बनने वाले, आँख की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब किसका समानुपाती होता है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब का आकार का बटा में वस्तु का आकार का। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मानव के जो आँख पे जो रेटिना, आँखों की रेटिना पे जो बनने वाले जो वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होता है दोस्तों, प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार तो हो गया। अब आँख की रेटिना पे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है दोस्तों, वास्तविक भी होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और क्या होता है दोस्तों, हमेशा वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। तो ये तीन बात आप माइंड में रखेंगे कि मानव की आंखों की रेटिना पर जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है और हमेशा जितनी बड़ी वस्तु, जैसे ये मार्कर है, मार्कर मान लिया कि 2 सेंटीमीटर का है तो ये दिखाई देगा उसमें 2 सेंटीमीटर से कम का, यानी वस्तु से हमेशा छोटा इसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। और ये उल्टा दिखाई देगा, जैसे हम ये दाएं हाथ में लिए हुए हैं तो उसको ऐसा लगेगा कि बायां हाथ में लिया हुआ है और वास्तविक प्रतिबिंब होता है। 15 नंबर प्रश्न और साइंस का ये आखिरी प्रश्न होगा। ये क्या कहता, यदि साबुन के एक बुलबुले को ऋण आवेश द्वारा आवेशित करे तब इसकी त्रिज्या क्या होगी। यानी साबुन का जो एक बुलबुला है इसको ऋण द्वारा आवेशित करें तो इसका जो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या होगी, कम होगी, वृद्धि होगी, समान रहेगी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ऑप्शन में से क्या होगी। तो देखो दोस्तों, एक बात आपको बता दें कि साबुन के ऊपर चाहे हम धन या ऋण, धन या ऋण कहने का मतलब या तो प्लस या ऋण यानी माइनस, धन या ऋण आवेश देने पर इसका आकार बढ़ेगा। क्या होगा, आकार बढ़ेगा। क्यों आकार बढ़ेगा, क्योंकि इसकी सतह की जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। क्योंकि क्या होगा, वह साबुन की तरह साबुन के सतह पे क्या हो जाएगा, जम जाएगा। यानी इसके ऊपर चाहे हम ऋण आवेश दें या फिर धन आवेश दें, सभी क्या होगा, साबुन के सतह से चिपक जाएगा। जब पहले मान लिया कि कोई वस्तु इतना छोटा है, इसमें से मान लिया एक इतना बड़ा कण इसमें जाके चिपक गया तो इसकी आकार क्या होगा, इसकी जो त्रिज्या है वो वृद्धि होगी, यानी हमेशा क्या होगी, वृद्धि होगी। चाहे आप उसमें ऋण आवेश प्रवाहित करें या फिर धन आवेश प्रवाहित करें, वृद्धि होगी। तो साबुन के एक बुलबुले में क्या करेगा, वृद्धि करेगा अगर उसमें ऋण आवेश या धन आवेश करेगा तो। ठीक है, तो ये हमारा साइंस का 15 नंबर प्रश्न खत्म होता है। अब हमारा 16 नंबर जो प्रश्न है वो करेंट अफेयर्स का आएगा। इसमें हमने क्या किया था कि 15 क्वेश्चन है जो साइंस का रखे हैं और बाकी का जो क्वेश्चन है वो करेंट अफेयर्स का है और एक क्वेश्चन हमने जीके से लिया है। तो नंबर 17 नंबर और 18 नंबर और 19 नंबर और 20 नंबर। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है ये सुनिए। कहता हाल ही में किसके नेतृत्व में भारतीय महिला पायलटों को एक दल ने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी है। यानी हाल ही में किसके नेतृत्व में भारतीय महिला पायलटों ने एक दल ने भारतीय महिला पायलटों के एक दल ने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी है। यानी हाल ही में भारत का जो भारतीय महिला पायलट था ये किसके नेतृत्व में उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है निवेदिता भसीन, बी है जोया अग्रवाल, सी है आकांक्षा सोनबरे, सी है डी है शिवानी महानस। आपको बता दें दोस्तों कि जोया जो अग्रवाल थी, जोया अग्रवाल है जो हाल ही में जोया अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय महिला पायलट के जो एक दल था वो उत्तरी ध्रुव के ऊपर उड़ान भरा था। इसका नाम था किसके नेतृत्व में, जोया अग्रवाल के नेतृत्व में। भारत की सबसे प्रथम महिला पायलट ने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी है और ये महिला कौन थी, तो जोया अग्रवाल के नेतृत्व में, अर्थात इसका लीडर कौन थी, तो जोया अग्रवाल थी जिसने सबसे पहले भारतीय महिला पायलट होने के नाते ये क्या की, उत्तरी ध्रुव पर उड़ान की है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा 17 नंबर प्रश्न। 18 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है जो हाल ही में चर्चा में रहा है। हाल ही में चर्चा में रहने वाले राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है जो हाल ही में चर्चा में रहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213। आपको बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है जो राष्ट्रपति क्या करता है, क्षमादान करता है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति है जो क्या करता है, क्षमादान करता है। ठीक है, राष्ट्रपति है जो क्षमादान करता है। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ये अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है। और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत है जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अब बात रहा कि 72 के अंतर्गत क्षमादान शक्ति तो प्रदान करता है, लेकिन कह रहा है कि भारत में ये हाल ही में ये चर्चा में रह चुका है। चर्चा में रह चुका है, किसके चर्चा में रह चुका है तो इसके बारे में जानते हैं। यूपी के एक अमरोहा जिले के बावनखेड़ी नरसंहार की दोषी शबनम के मामले में यह अनुच्छेद चर्चा में रहा। यूपी के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी नरसंहार की दोषी शबनम के मामले में यह अनुच्छेद चर्चा में रहा है। अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों, तो 72 है। ये क्या करता है, राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये हो गया हमारा 17 नंबर प्रश्न। 18 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है, इसकी ओर जरा गौर करते हैं। 18 नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया है। वर्ष 2021 में इस सम्मेलन की थीम क्या है। 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया है। 9 जनवरी 2021 को भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया है। वर्ष 2021 में इस सम्मेलन का करने का जो मुख्य जो थीम था वो क्या था दोस्तों, बताइए जल्दी से। 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया था। वर्ष 2021 में इसको मनाने का जो थीम है वो क्या था दोस्तों, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएं। तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान क्या था दोस्तों, 2021 में जो भी होगा दोस्तों वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान करने का थीम था। आत्मनिर्भर भारत में योगदान करने का थीम था। 9 जनवरी 2021 को जो मनाया गया था, क्या मनाया गया था, भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का जो मुख्य जो थीम था वो था आत्मनिर्भर भारत का। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत का था। प्रवासी भारतीय दिवस जिसको पीबीडी भी कहा जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस को क्या कहा जाता है, पीबीडी। पीबीडी का मतलब होता है पी से प्रवासी, बी से भारतीय और डी से दिवस। पीबीडी का जो मुख्य जो क्या था, थीम था दोस्तों वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान था। ये सम्मेलन विदेश मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम था और यह विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ जुड़ने तथा संबंध स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ये हो गया 18 नंबर हमारा प्रश्न समाप्त होता है। 19वें नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19वां नंबर हमारा प्रश्न कहता है कि भारत के किस शहर में पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। जी हाँ भाई साहब, आप लोग बताएं। हम लोग तो अभी तक देखा था कि जानवरों के लिए एम्बुलेंस है और आदमियों के लिए एम्बुलेंस है, लेकिन भारत के एक ऐसा राज्य है जिसने पेड़ पौधे को इलाज कराने के लिए, ले जाने के लिए क्या किया है, एक एम्बुलेंस का व्यवस्था किया है और साथ ही एक हॉस्पिटल का भी व्यवस्था किया है। तो प्रश्न है हमारा दोस्तों कि भारत के किस शहर में पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अमृतसर, बी जयपुर, सी कर्नाटक और डी है बेंगलुरु। भाई साहब जल्दी से आप आंसर इसका बताएंगे, जल्दी से इसका आप आंसर बताएंगे दोस्तों। आपको बता दें दोस्तों कि भारत के किस शहर में, तो अमृतसर शहर में यह अस्पताल है जो खोला गया है और इस अस्पताल में जो एम्बुलेंस का व्यवस्था किया गया है उस एम्बुलेंस का नाम था पुष्पा एम्बुलेंस। पुष्पा एम्बुलेंस, पुष्पा नहीं, पुष्पा एम्बुलेंस। और कहाँ पे किस शहर में ये अस्पताल है दोस्तों, तो अमृतसर में है। किस शहर में अस्पताल है, अमृत शहर में ये अस्पताल है। ठीक है, तो आपसे पूछे कि भारत के किस शहर में हाल ही में पेड़ पौधे के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस का व्यवस्था कराया गया है, किस शहर में, तो वो शहर का नाम है अमृतसर। कौन सा एम्बुलेंस था दोस्तों, तो पुष्पा एम्बुलेंस था। हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में निम्न में से
कौन सा दर्रा है। अर्थात आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सा दर्रा है। आपका एक दे दिया है दोस्तों, बोमडीला दर्रा दे दिया गया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में आपको दे दिया गया है तुज्जू दर्रा दे दिया गया है, और ऑप्शन सी में दे दिया गया है नाथुला दर्रा दे दिया गया है, और ऑप्शन डी दे दिया गया है सभी। आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो दर्रा है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आपको बता दें दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे को आपको माइंड में रखने के लिए ये वर्ड को माइंड में सेट करना होगा। इसका ट्रिक है दोस्तों बोयांदी। अरुणाचल प्रदेश में कुल जो दर्रा है वो 3 है, जिसका ट्रिक है बोयांदी। बो से हो गया बोमडीला दर्रा, और यांग से हो गया यांग याप दर्रा, और दी से हो गया दिफू दर्रा। मणिपुर में एक दर्रा है जिसको नाम है तुज्जू दोस्तों, और नाथुला कहने का मतलब होता है नाथुजे। नाथुजे होता है जो सिक्किम में है, नाथुजे, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है, नाथुजे। यानी कि सिक्किम में 2 दर्रा है, एक तो है नाथुला दर्रा और दूसरा है जलेपला दर्रा, ठीक है। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ है दोस्तों, सिक्किम में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, तुज्जू दर्रा है जो मणिपुर में है। तो इस प्रकार ये जो 20 प्रश्नों का जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का सेशन था, ये सेशन को यहीं पे समाप्त किया जाता है दोस्तों। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को इससे 100% प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कब होगा दोस्तों, आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो प्रॉब्लम को आपको कोऑपरेट करके चलना, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ नहीं मिल पा रहा, लेकिन आपको डिस्कशन बड़े ही अच्छा से किया जा रहा। प्रश्न को आपको जब हम बोलते हैं तो आपको सुनकर लिखना चाहिए, या फिर आप नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न पहले लिख लें। जो ऑप्शन लिखा जाता है बोर्ड पे उसको भी उस प्रश्न के नीचे लिखें, और जो डिस्कशन किया जाता है उसको नोट के तौर पे आप लोग उसको नोट करें, और उसके बाद एक सेट तैयार करें और रिवीजन करें। फिर आप कहिए कि किस तरीके का पढ़ाई करवाया गया है। पूरे डिजिटल बोर्ड फेल हो जाएगा दोस्तों अगर ऐसा डिस्कशन आप करते हैं। तो आप 100% अगर इस डिस्कशन से अगर लाभान्वित होंगे तो आपको 100% सफलता मिल पाएगा। और लाभान्वित कब होंगे दोस्तों, जब आप इसका पूरे लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे, आप इसको क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करें। जो टॉपिक पे डॉट है उसको कमेंट में पूछेंगे, क्योंकि दोस्तों हम में जिद है, और जिद है तो जीत भी है। यहाँ पे वो हेडिंग में दिखाया गया है कि अगर जिद है तो जीत है, और हम एक जिद्दी इंसान हैं, और हम जिद्दी हैं तो जीत तो हमारी ही होगी। और जिद्दी किस क्षेत्र में है दोस्तों, तो जिद हमारा इतना ही है कि हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को हम पार कर जाएं, हम अपने मंजिल तक पहुंच पाए, ठीक है। हम अपने मंजिल तक पहुंच जाए, और अपनी माँ से आज ही जाकर कहना, अपने माँ पिता का नाम का रोशन करना, और अपने माँ से आज ही जाकर कहना कि माँ तू सपने बड़े देखना, ठीक है, तुम सपने बड़े देखना। इसके ऊपर कहना है कि तेरे पसीने का हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने के हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े ऊंचे देखना, पूरे करके मैं दिखाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरे करके मैं दिखाऊंगा। तेरे पसीने के हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बहुत बड़े देखना, उसको पूरा करके मैं दिखाऊंगा। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने माँ पिता का नाम रोशन करें, आप अपने माता पिता के सपने को पूरा करें, तो आप जी जान से अपने मंजिल को प्राप्त करने में जुटे रहें। मिलते हैं हम लोग दोस्तों अगले पेशकश में, अगले सेशन में, हमारा अगले स्टेट नंबर 3 में। तब तक आप लोग क्या करें, खूब जमकर पढ़ाई करें, अपने मंजिल को पाने में जी जान से जुटे रहें। चलिए थैंक यू, विदा दीजिए इस भाई को।